हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसका पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 हमने करा रखा है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला बताया है कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला को निकाला जाता है, दूरी फार्मूला, और उससे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल कराए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल कंप्लीट पढ़ते हैं और उसके बाद वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग अगर टाइम बच गया तो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट आपके उसमें है। अब अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर खोल लें सामने। क्या बोल रहा है उसने, 3 पॉइंट दे रखे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कह रखा है उसने कि 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रखा है, क्या बिंदु 3,2 और दूसरा बिंदु दे रखा है आपका -2, -3 और तीसरा बिंदु दे रखा है आपका 2,3। इसने कहा है कि क्या ये तीनों बिंदु मिलकर किसी एक त्रिभुज की रचना करते हैं या किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आपके एग्जाम्पल में पढ़ देता हूँ कि क्या बिंदु 3,2, -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले तो हमको ये पता करना है कि क्या ये तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं वो हमको बताना है। तो पहले आपको बता दें इससे पहले कि भाई कोई भी त्रिभुज कब पॉसिबल होता है, यानी जैसे हमारे पास त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं होती हैं, 3। जैसे A, B, मैंने कहा C, 3 भुजाएं होती हैं। तो ये त्रिभुज कब पॉसिबल है, इसकी कंडीशन होती है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, समझ में आ रहा है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, हमेशा बड़ा आना चाहिए। जैसे ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये दे रखा 6, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग करो, हमेशा वो तीसरी भुजा से क्या आएगा, बड़ा। जैसे मैंने कहा इन 2 का योग कर दिया, 5 और 3 कितना हो गया, 8, ये तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ऐसे इनको जोड़ दो, देखो 2 भुजा इनको ले लो, 6 और 3 कितना हो गया, 9 जो है इससे क्या आ रहा है, तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। वैसे इनको देखो आप, 6 और 5 11, ये इससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसे दे देता हूँ, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, सही है। क्या इसमें त्रिभुज बन सकता है, देखो 1 और 2 मिलके आ रहा है 3, समझ गए, 1 और 2 मिलके क्या आ रहा है, 3, ये तीसरी भुजा से बड़ा है। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो रही है। लेकिन देखो इनका देखो जरा, 1 और 1 ये मिल रहा है 2, ये दूसरे भुजा के इक्वल आ जा रहा है। तो इस प्रकार का त्रिभुज संभव तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस प्रकार की भुजाएं नहीं होंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या कंडीशन रहती है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो भुजाओं की लेंथ हमको नहीं पता है, लेकिन हमको शीर्षों के निर्देशांक तो पता है ना। ये शीर्षों के क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले शीर्षों के निर्देशांक लिख लेते हैं, यानी एक लिखा 3,2, आप कहीं भी डिनोट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। फिर लिखा -2, -3 और यहाँ पर लिख दिया 2,3। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हो, यानी जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो लेक्चर पार्ट 1 देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। बाकी अगर जिसने पढ़ रखा है तो वो चीज़ आप देख लो। यहाँ से कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको तीनों के तीनों भुजाएं क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है, सबसे पहले AB की डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे, AB की डिस्टेंस क्या होता है भाई, x2 माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला अब बार बार लिखेंगे नहीं, बस आप एक बार समझ लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपने कर रखा है। ठीक है, किस तरीके से आता है ये भी मैंने बता रखा है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, AB इक्वल्स टू √, अब देखो AB की डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस के लिए देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहला वाला पॉइंट x1, दूसरा इसका क्या होगा x2, यानी ये x1 होता है ना, और उसके बाद ये वाला y1, x2 y2, तो यानी x2 ये वाला होगा और x1 ये वाला होगा। तो देखो आप ऊपर नीचे कोई भी मान लो, बट जहाँ पर x1 मान रखा है उसके बगल वाला y1 होगा और जिसको x2 माना है उसके बगल वाला y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर आप इसको x2 माने तो 2 माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये ज़रा बताओ। 2 में 1 घटा देंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 में 3 घटा देंगे, 1 आएगा, वो भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाना है 1। ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 1 ही तो आएगा, इस टाइप से।
समझ में आ रहा है? माइनस वाली की संख्या को आप सम संख्या बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव का देगा, ठीक है। 3 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो क्या आ जाएगा √2, इसका √2 आ गया। इसी प्रकार से आप BC निकाल दो, BC निकालो जरा, BC की वैल्यू, वैसे इसकी अगर मैं पॉइंट वैल्यू निकालो देख लो 1.41 समथिंग होगी, है ना। और ऐसे देखो BC की वैल्यू निकालो, यानी यहाँ पर x2 - x1 यानी ये वाला x2 हो जाएगा -x1 प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका -3 और y1 कितना हो गया माइनस ये वाला 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ जाएगा ये 4 माइनस में प्लस होता है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 3 और 3 माइनस में प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। सही है, 9 और 6 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 और 16 प्लस कर दो कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, है ना 52। अगर अप्रॉक्सीमेट देखें इसका 52 का तो कितना आएगा देखो 49 का कितना होता है 7 होता है ना, तो 49 50 51 3 ही तो ज़्यादा है, तो यहाँ से 7 पॉइंट में कुछ आएगा, चलो मैं 7.21 लिख रहा था, आपके इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, बाकी निकाल सकते हो, आपसे कोई वो नहीं है। 7.21 के समथिंग अप्रॉक्सीमेट है, कोई वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। 7 तो आएगा, पॉइंट के बाद उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका AC की डिस्टेंस निकालो। AC के लिए क्या आ जाएगा बताओ जरा, ये मतलब AC ना, x2 - x1 कुछ भी ले लो, चलो x2 इसको लिया तो इसको ले लो, -2 x1 3 का होल स्क्वायर, y2 यानी -3 और -2 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3 माइनस प्लस हो गया, तो माइनस में प्लस हो गया तो इसका मतलब क्या है 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, है ना, ये भी 25 हो गया, 3 और 2 भी 5 हो रहा है तो 25 इसका भी हो गया, 25 और 25 कितना हो गया 50। देखो यहाँ 50, ये 52 का 7.21 हो गया, तो 50 का कितना हो गया 7 ही होगा, इसका भी 7.01 कर दो, तुम्हारी मर्जी कुछ भी कर दो, बस 7 पॉइंट है, इससे थोड़ा सा कम ही तो होगा ना। √52 का 7 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो 50 का भी 7 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 52 से थोड़ा सा कम होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है, आप पहले तो ये चेक करो कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ट्रायंगल पॉसिबल होने की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग करो, वो तीसरी भुजा से क्या आनी चाहिए आपकी, बड़ी आनी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, देखो जरा किन्हीं भी दो भुजाओं का योग कर लो, जैसे मैंने कहा ये कर लो जरा 7.21 प्लस कर दो आप 7.01, ये देखो 7, आप पॉइंट को अब समझ लो है ही नहीं, ठीक है। तो 7 कितना आ गया 14 आ गया ना, तो 14 ये 1 से ज़्यादा ही तो है, तीसरी वजह से बड़ा आ गया। और अगर इनको जोड़ दो, देखो यहाँ पर 7 और 1 जोड़ दो, 7 और 1 कितना आ गया 6, 8 आ गया, 8 जो है आपका 7 से ही तो बड़ा है। ऐसे आप इसको भी जोड़ दो, ये भी 8 आएगा, इससे बड़ा, यानी कहने का मतलब कोई भी दो भुजा जोड़ा वो तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, यहाँ पर त्रिभुज संभव है। अब संभव तो है त्रिभुज, पता लग गया कि त्रिभुज बन रहा है, लेकिन किस प्रकार का बन रहा है वो डिपेंड करता है। देखो जरा त्रिभुज की कंडीशन रहती है भाई, या तो संभव होना चाहिए, सारी की सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो इसके सारी की सारी बराबर तो भुजा है, मतलब भुजा जो है बराबर है नहीं, ये 52 है, ये 50 है, ये √2 है, तो इसमें संभव तो हुआ ही नहीं। अब समद्विबाहु की बात करते हैं। देखो समद्विबाहु में क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, यानी जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं समान। क्या इसमें कोई दो भुजाएं इक्वल आ रही हैं, ये देखो 50 आ गया, 52 कहाँ 102, ये भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं होगा। अब बचा क्या, एक समकोण बच गया, फिर अब कौन सा त्रिभुज बच गया, समकोण। तो समकोण का क्या होता है, समकोण त्रिभुज का पॉसिबल होता है जब वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, बताओ पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम उसमें प्रूव होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान से देखना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें से, देखो जरा √52, तो √52 का स्क्वायर करो कितना आ गया 52 आ गया, है ना, अंडरूट स्क्वायर हट गया ना अंडरूट से, 52 आ गया। और इन दोनों का स्क्वायर करो, अब मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दिया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। नहीं, दो भुजा कौन सी बची, एक
50 इसका स्क्वायर प्लस √2 इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा। √50 का स्क्वायर कितना आ गया 50, √2 का आ गया 2, ये आ गया 52। यहाँ देख रहे हो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गए। तो अतः लिख सकते हैं हम, यही लिख दो, अतः पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है। जब पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती तो हम कहेंगे यह एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समझ में आया। देखो हमने डायरेक्टली समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते ना, उससे पहले हमको दो त्रिभुज की और त्रिभुजों के बारे में बताना पड़ेगा कि यानी ये समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है। देखो समबाहु की तो कोई कंडीशन लग ही नहीं रही थी, ये 52 आ गया था, ये 2 आ गया था और ये 50 आ गया था, तीनों के तीनों अलग हैं, तो कहाँ से पॉसिबल है। और समद्विबाहु कोई दो भुजा तो इक्वल आनी चाहिए थी, आई नहीं, समद्विबाहु भी बचा क्या फिर समकोण। समकोण में क्या होता है भैया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, समझ में आया ये, ओके ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपकी बुक में, देखो बुक जरूर खोल लेना सामने, ठीक है। तो क्योंकि हम अगर यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा ही बच जाएगा ना, मतलब सॉरी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप बुक जरूर खोलना आगे एनसीईआरटी अपनी, ठीक है, मैथ्स की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, दर्शाइए कि बिंदु देखो कौन कौन से बिंदु हैं। एक है आपका 1,7, दूसरा जो बिंदु है आपका वो है 4,2 और तीसरा बिंदु है आपका -1,-1 और चौथा जो बिंदु है वो है आपका -4,4। आ रहा है ये वीडियो में, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा है, हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। बिंदु दे रखे हैं 1,7, अगला दे रखा है आपका 4,2 और तीसरा बिंदु दे रखा है आपका -1,-1, ठीक है, और लास्ट वाला बिंदु दे रखा है -4,4। ये ABCD नाम दे रखे हैं, ये A है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु। इसने ये कहा है कि ये जो 4 बिंदु हैं, बताओ कि ये एक वर्ग के क्या हैं, शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, वर्ग के। तो आपको देखो वर्ग के शीर्ष तो कह दिया उसने, लेकिन आपको वर्ग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ग की प्रॉपर्टी देखो जरा, वर्ग क्या होता है, एक तो इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ही मैंने ये लिखा A, ये B, ये C और ये क्या लिखा D, ठीक है। एक तो चारों के चारों भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। AB जितनी आए BC भी उतनी चाहिए, CD भी उतनी चाहिए, AB भी उतनी आनी चाहिए, मतलब AD। और इसके जो विकर्ण है, विकर्णों की जो लंबाई है वो भी आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर। लेकिन वो भुजा के बराबर नहीं आएंगे आपके, वो अपने अलग मान देंगे, लेकिन दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी, वो भुजा से हट के होगी। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों की चारों भुजाएं बराबर है और विकर्णों की लंबाई भी क्या होनी चाहिए, बराबर। पहले तो हमको सबकी दूरी निकालना है। सबसे पहले AB निकाल दो, इस A के निर्देशांक लिख देते हैं 1,7, B के लिख देते हैं 4,2, C के लिख देते हैं -1,-1, D के लिख देते हैं -4,4। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,7, 4,2, -1,-1 एंड -4,4। ओके ठीक है। तो यहाँ से अब इसको देखो, AB की डिस्टेंस निकालेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। तो क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये वाला होगा और y1 ये होगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा, ये आएगा आपका 4 में घटा देंगे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9
और 7 में 2 घटा देंगे कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो कितना हो गया ये √34। ठीक है, उसके बाद अगला निकाल दो BC। BC भी इतनी आना चाहिए, सारी की सारी भुजाएं इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ रही तभी जाके ये वर्ग है। देखो BC के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2। ध्यान जहाँ x2 लिखा है उसके बगल में y2 होगा, इस चीज़ का ध्यान देना। y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन ऐसी बन रही है। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 घटा देंगे, और सॉरी 4 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी हो रहा है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 और 25 यहाँ पर फिर कितना हो गया 34। 2 तक तो कहानी बिल्कुल सही चल रही है। अब तीसरी मुझे ज़रा निकालो, यानी DC। DC के लिए क्या होगा y2 - y1, सॉरी x2 - x1, x2 - x1 यानी -4। माइनस पहले से होता है, एक माइनस पहले से, अब यहाँ दे रखा है नहीं x2 - x1। x1 किसका है माइनस का ही है, तो ये वाला माइनस और वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज़। देखो एक माइनस पहले से फॉर्मूले का होता है, एक माइनस यहाँ से x2 का आया है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा वो वाला माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएगा। और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 4 माइनस का 1 है, तो ये वाला माइनस और वो 1 बना के क्या बन जाएंगे प्लस का बना देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 4 में 1 माइनस प्लस माइनस, 4 में 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये फिर से आ गया 34। यहाँ तक बिल्कुल कहानी ठीक चल रही है। अब लास्ट है हमारे पास AD, इसका भी इतना ही आना चाहिए। तो AD के लिए क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका 1 माइनस x1 कितना है माइनस का 4, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 4। देखो उस चीज़ को भूल जाना कि पहले हमने इसको x2 ले रखा था, क्योंकि ये इसके लिए था ना। अब दूसरी वाली भुजा आ गई तो इसको देखना हमको उसके बाद। ठीक है, और चीज़ को भूल जाना है। इस वाले के लिए देखो x2 इसको लिया है तो x1 ये होगा, अगर x2 इसको ले रखा है तो x1 ये होगा, अगर x2 इसको ले रखा है तो x1 ये होगा। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या लिखा है x2 यानी 1 माइनस x1। देखो माइनस पहले से होता है, एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 - y1, y2 ये होगा आपका 7 माइनस y1 कितना है आपके पास 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको देखो जरा, 4 में 1 घटा, सॉरी 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 7 में 4 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो फिर से ये क्या आएगा 34। यहाँ तक पता लगा कि सारी की सारी भुजाएं क्या आ रही हैं आपकी इक्वल आ रही। ये AB, BC, CD और AD सब के सब क्या आ रही है √34। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि चारों के चारों भुजाएं क्या हैं आपके इक्वल हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बच गया कि इनके विकर्ण की लंबाई भी क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो 34 आएगा √ का, वो कुछ और आएंगे, लेकिन उनकी जो है जो लेंथ है वो इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप AC निकाल दो, सबसे पहले AC जरा निकालो। AC के लिए क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - 1 माइनस x1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो y2 कितना है माइनस का 1 माइनस y2 कितना है आपका 7 का होल स्क्वायर। सही है, y2 - y1 आपका 7। तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7, ये भी माइनस प्लस हो गया, 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 कितना आ जाएगा 68 आ गया। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला विकर्ण बच गया आपका BD। BD के लिए ज़रा निकालो। BD के लिए क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 लिखा तो इसी को लिख लो। चलो x2 - x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस y1 कितना है आपके पास 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 और 4 8, माइनस प्लस हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और 4 में 2 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि देखो विकर्ण की लेंथ बराबर आ गई और चारों की चारों भुजाओं की लेंथ भी आपस में क्या आ गई बराबर आ गई। तो कह सकते हैं हम अतः ABCD एक क्या है वर्ग के ABCD वर्ग के शीर्ष हैं, लिख देते हैं।
वर्ग के क्या हैं, शीर्ष हैं। समझ में आ गया। देखो वर्ग की प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी तभी आप ये करोगे। अगर आपको दूरी फॉर्मूला मालूम है लेकिन आपको करना किसकी दूरी निकालनी ये पता नहीं तो फिर आप कैसे काम करोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो आपको दे रखा है ना। आपको पता है कि आपको दे रखा है कि ये जो सिद्ध करोगे सारे के सारे आपके वर्ग के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष आप तभी पता कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो वर्ग की प्रॉपर्टी यही होती है कि सारी की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं और विकर्ण जो है आपके इक्वल होते हैं। मैं अभी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वैसे कोण भी इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो बात की बात है। अभी यहाँ एंगल का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमको केवल डिस्टेंस से ये बताना है कि भाई वो वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है। समझ में आया। ये एग्जाम्पल आपका कौन सा नंबर का था, 2। ठीक, अब एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि आकृति देखो बगल में दे रखी है आपकी 7.6। उसमें कह रहा है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों में, यानी डेस्कों की व्यवस्था जो है इसमें दिखा रखा है। कह रहा है उसमें असीमा, भारती और कैमिला, ये 3 लड़कियां हैं वो बैठी हैं। किस प्रकार से, ए पर बैठी हैं। ए जो है ए के निर्देशांक दे रहे हैं 3,1, बी के दे रखे हैं 6,4 और सी के दे रखे हैं 8,6 पर जो है बैठी, यानी 3 बिंदु हैं ए बी सी जिसके निर्देशांक आपके दे रखे हैं, उनमें जो है वो बैठी हैं। ठीक है, वो डेस्क हैं। ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि वो एक ही लाइन पे बैठी हैं? ठीक है, अगर बैठी हैं तो बताओ किस तरीके से बैठी। एक ही लाइन का मतलब भी समझाते हैं आपको, पहले मैं बिंदु लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए यानी जिसमें असीमा बैठी है, असीमा के लिए ए का यूज किया गया। ठीक है, ए आ गया आपका 3,1 और बी जो है यानी भारती के निर्देशांक हैं आपके 6,4। ठीक है, और सी यानी कैमिली के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके 8,6। ठीक हो गया। तो नाम इंटरेस्टिंग है तो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होगा। समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर 3 नाम है, यानी 3 लड़कियाँ बैठी किसी भी कक्षा में। एक है आपकी असीमा, भारती और कैमिली। ठीक है, तो अब हमको ये बताना क्या ये तीनों जो है एक सीध में बैठी हैं। एक सीध का मतलब एक ही लाइन में बैठी हैं, ऐसा भी तो है। एक सीध में मतलब ऐसे भी होता है, एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक सीध में होगी। ये ऐसा हो सकता है कि एक यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, आपकी बुक में ऐसे दे रखी। तो कहने का मतलब क्या तीनों एक ही लाइन पर बैठी हैं, इसका ये मतलब है। अब एक ही लाइन में बैठी का मतलब हुआ कि क्या तीनों के तीनों संरेखी हैं, यानी एक ही रेखा में हैं। अब संरेखी का मतलब समझते पहले तो होता क्या है। जैसे ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में होंगे, और संरेखी का मतलब एक रेखा में नहीं होंगे। जैसे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, क्या एक ही रेखा में है? नहीं है एक ही रेखा में। तो कहने का मतलब है कोई बिंदु संरेखी हैं, भाई यहाँ पर संरेखी ही प्रूव करना है। अगर संरेखी है तो इसका मतलब वो तीनों एक ही लाइन पर हैं। तो कोई बिंदु संरेखी कब होंगे, इस चीज़ का देखो जरा अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, ये ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस ये टोटल ए सी के बराबर आएगी नहीं आएगी? मेरी बात समझ रहे हो? ए सी की डिस्टेंस जो है ए बी प्लस बी सी के बराबर कब आएगी बताओ ज़रा। ये ए सी जो है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बी प्लस बी सी के बराबर कब आएगा? जब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर होंगी, है ना। अगर मैं ए यहाँ कह देता हूँ, बी यहाँ, सी यहाँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्या मैं ए सी की डिस्टेंस जो है ये ए बी प्लस बी सी के इक्वल लिख सकता हूँ? कभी भी नहीं लिख सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। ये देखो ज़रा यहाँ पर कैसे हो सकता है भाई, ये तो बी सी तो लगभग ए बी के बराबर ही है। तो यानी ये कंडीशन कब अप्लाई हो सकती है? जब ये तीनों के तीनों क्या हों, एक ही रेखा में हों। तभी तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरे जो है बड़े वाले पोर्शन के इक्वल आ जाए। समझ रहे मेरी बात? तभी तो हम कहेंगे ए बी सी तीनों क्या हैं आपके एक ही लाइन में हैं। तभी तो समझ में आ रही मेरी बात। ए बी प्लस बी सी का योग किसके बराबर आएगा? पूरी डिस्टेंस यानी ए सी के बराबर आएगा। तभी तो हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है आपके संरेखीय है, यानी कोलिनियर है, एक ही रेखा पर हैं। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। देखो जरा, ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, ए के यानी एक कौन सी लड़की थी? असीमा। ओके, बी जो है आपकी क्या हो जाएगी? 6,4 यानी भारती, और सी का नाम क्या था?
कैमिली। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 8,6। अब हमें ये पता करने क्या ये तीनों एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर है, तो इसका मतलब संरेखी होने चाहिए। संरेखी के लिए कंडीशन बतानी चाहिए कि ए बी की डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस का योग जो है ए सी के डिस्टेंस के योग के बराबर आनी चाहिए, तभी संरेखी होंगी। तभी तो समझ में आ रही है मेरी बात संरेखी की क्या है। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको ए बी निकालनी है, यानी ए बी की डिस्टेंस निकालनी। इसको भी मिटा देता हूँ। ए बी की डिस्टेंस निकालना, ए बी की डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, 6 इसका पहला तो इसका पहला माइनस का होल स्क्वायर, इसका दूसरा तो इसका दूसरा का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, बात वही पढ़नी है। अब x2 - x1 से ले सकते, 6 में 3 घटाओ जरा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 में 1 घटा दो 3 का स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 9 और 9 हो जाएगा आपका 18। 18 को लिख सकते हैं हम 3√2। कैसे लिखा 3√2, जिसको पता है तो उसको तो पता ही हो जाएगा, जिसको नहीं पता वो ज़रा पता कर लेते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 6 3 18 लिख सकते हैं ऐसे गुणनखंड। तो जो इस जोड़े बनते हैं उसको बाहर ले लेते हैं, उसमें से 1 3, इसका मतलब पूरा ही आ गया समझ लो, बाहर 1 बाहर लिया तो, और बचा के अंदर 2, तो 3√2। अगर यहाँ पर 2 और होता तो 2 इसमें से भी बाहर आ जाता तो 6 हो जाता। समझ गए, तो इसलिए जो है ऐसे निकालते, समझ में आ रही। ओके, तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, BC निकाल देंगे। ज़रा BC भी निकालो, ज़रा BC निकालो भैया, यानी 8 - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 आपका कितना है 6 - 4 का होल स्क्वायर। जरा इसका करो, जरा कितना आ रहा है, 8 में 6 घटा दो 2, 2 का स्क्वायर 4, सही है। 6 में 4 घटा दो 2 का स्क्वायर 4, ये फिर 4 आ रहा है, 4 और 4 8 हो गया, 8 का हो जाएगा 2√2। ये भी कैसे आया देखो, 8 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, पेयर में से पूरा बाहर, यानी 2 बाहर, एक ही पेयर में से 1 बाहर आता है, ठीक है, मतलब दोनों बाहर आ गए, कहने का मतलब ये आ गया अंदर 2, ठीक है। ये वो निकालते हैं, वर्गमूल निकालना, पेयर में से एक ले लेते हैं, समझ गए, तो पूरा पेयर ही गायब हो जाता है, तो बचा हमारे पास तो ये इसका ये आ गया, ठीक है। अब बचा लास्ट AC, सबसे बड़ी डिस्टेंस। AC क्या है 8 x2 - x1 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या है y2 यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 6 में 1 घटा दो 3, 6 में 1 घटा दो 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो कितना आ जाएगा 25 और 25 50, तो 50 को लिख सकते हैं 5√2, तो इसका 50 को लिख सकते हैं, देखो 5 पंजे 25 दूनी 50, देखो ये 5 आ गया, बचा क्या आपका 2। अब हमें पता है कि अगर ये संरेखेंगे तो सबसे बड़ी डिस्टेंस जो AC है वो 2 दूरियों के बीच के बराबर आनी चाहिए। तो AC आपके पास कितना है बताओ जरा, AC आपके पास 5√2 है, तो इन दोनों का जोड़ के 5√2 आना चाहिए, नहीं AB + BC अगर हम जोड़े हैं तो कितना, देखो AB की वैल्यू कितनी 3√2 और BC कितना है आपका 2√2, इनको जरा जोड़ो। √2 में ऐसे नहीं कि √2 और √2 जोड़ के 4 कर दिया √4, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। √2 का मतलब जो बाहर संख्याएं होती है ना ये वाली, ये जोड़ते हैं आपस में, तो 3 और 2 मिलके कितना आ जाएगा 5√2। ये चीज़ कैसे जुड़ी देखो, इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करें तो 3√2 और 2√2, अगर आप सिंपल वे में कहो कि 3√2 में 2√2 जोड़ दो तो कितने √2 हो गए 5√2। अगर नहीं समझ में आए तो फिर ऐसे करो, देखो √2 दोनों के पास है तो कॉमन ले लो, बचा इसके बाद 3, इसके पास बचा 2, तो 3 और 2 मिला के जोड़ दो, कितना आएगा 3 और 2 5, बाहर से √2। समझ में आ रही है, ये बात है। सेम रूट वाले ही जुड़ते हैं और वो घटते हैं, मल्टीप्लाई तो बिना सेम वाले भी हो जाते हैं। तो ये देखो ये 5√2 आया और ये 5√2 किसके बराबर है आपका AC के बराबर, तो यानी हम कह सकते हैं कि AB + BC का योग AC के बराबर आ गया। इसका मतलब तीनों के तीनों बिंदु क्या हैं संरेखी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ABC क्या है संरेखीय हैं, या संरेखी कह सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हैं, संरेखी हैं। तो जब संरेखी हैं तो मतलब ये जो असीमा है और भारती है और कैमिली है वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पर बैठी, यानी एक सीधी लाइन पर क्या है बैठी। समझ में आ गया।
ओके, संरेखिका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है कि सबसे बड़ी जो दूरी होगी अन्य दो दूरी के योग के बराबर आएगी। सही है। ओके, एग्जाम्पल नंबर अब पढ़ेंगे हम 4th। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, उसने ये कहा है कि x और y में संबंध निकालो, यानी x और y में आपको रिलेशन पता करना है, ताकि जो है उसने क्या कहा कि बिंदु x, y, जो बिंदु आपका x, y है वो बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। यानी बिंदु 7,1 और अगला कौन सा बिंदु दे रखा, 3,5 से क्या कह रहा है वो, समदूरस्थ कह रहा है। समदूरस्थ मतलब सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित, अस्त, समझ रहे हो, दूरी पर स्थित, तो यानी समान दूरी पर क्या है, स्थित है। तो मतलब हमको x और y में क्या बताना, रिलेशन बताना। कैसे बताएंगे, उसने कहा कि x, y जो बिंदु है वो बिंदु 7,1 और 3,5 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो यानी इसको अगर मैं a कह दूँ, इसको b कह दूँ, इसको c कह देता हूँ, तो यानी हम कहते b से लेकर a की दूरी और b से लेकर c की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तभी तो ये इस वाले पॉइंट से ये दोनों बिंदु क्या हैं, समान दूरी पर हैं। तो हमें पता है कि AB की दूरी किसके बराबर होगी, BC की दूरी होगी, नहीं होगी, कहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार कहा है। तो AB की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 x माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी y माइनस y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। समझ में आई, डिस्टेंस तो बहुत निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर भी x2 माइनस x1, x2 इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो x2 अगर आप इसको लोगे तो x1 इसको लेना पड़ेगा और y2 इसको लेना पड़ेगा और y1 इसको लेना पड़ेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि x2 आप इसी को ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे जिसको आपने x2 ले रखा है उसके बगल वाला y2 जरूर होगा। ऐसा नहीं कि x2 इसको लिया और y2 इसको ले रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। समझ रहे हो मेरी बात, कहने का मतलब है x2 के बगल वाला x1 x2 के बगल वाला y2 होगा और x1 के बगल वाला y1 होगा। इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी आप किसी को भी x2 और y2 लिख सकते हो। तो अब देखो अंडरूट लगा हुआ है तो अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा, कहने का मतलब कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। अंडरूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया यानी इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से अंडरूट हट गया तो बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ गए, स्क्वायर से इसका भी स्क्वायर कराया। देखो ऐसे में खाली वैसे ओवर बना दें, ऐसे स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका अंदर वाला ही बचेगा केवल। समझ गए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखो ज़रा x माइनस 3 का होल स्क्वायर है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 पहले से होता है, a आपका x है, b 3 है तो 3 और वो वाला 2 6 गुणा होगी और x प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम आएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2 पहले से होता है और a आपके पास y है और b कितना है 5, तो 5 दूनी 10y, ऐसे यहाँ पर भी लिखा, ठीक है 10y। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर ना 49 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पहले से होता है, 7 दूनी 14x। समझ में आ रही मेरी बात, देखो 2ab होता है 2, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू x, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी यहाँ पर भी सेम, ए स्क्वायर का एक स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab माइनस का 2ab, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और y का ऐसे ही जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, देखो यहाँ तक समझ गए हो गए। एक्स स्क्वायर से देखो इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर का यहाँ वाई स्क्वायर, देखो इक्वल टू के इधर उधर अगर इक्वल साइड के एक जैसे अंक होते हैं तो वो कट जाते हैं। एक्स स्क्वायर ये प्लस का, ये भी प्लस का, इधर आके माइनस जाते तो पहले ही कट जाना, इसलिए पहले ही काट दिया। एक जैसे चिन्ह वाले दोनों की इक्वल के साइड, लेकिन इधर साइड एक ही साइड अगर एक साइड समान के चिन्ह वाले तो वो तो नहीं कट सकते ना,
तो इक्वल टू के दोनों साइड अगर एक इक्वल साइन के एक जैसे चिन्ह के एक जैसे नंबर होंगे तो वो कट जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का था, यहाँ भी प्लस का था तो काट दिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का था, यहाँ भी प्लस का था, कट दिया, क्योंकि यहाँ आगे माइनस हो जाते हैं इसलिए पहले ही काट दिया। और कोई इक्वल साइन के जैसे शब्द दिख रहे हैं? और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसे लिख दो। देखो ये 9 है और 25 प्लस का है, 9 भी प्लस का है, 9 और 25 कितना हो गया? 34। तो 34 मैंने इसको लिख दिया। माइनस का 6x और माइनस का यहाँ से 10y इक्वल्स टू 49 प्लस का है, ये 50 हो जाएगा एक, है ना। अब आगे माइनस का 14x और माइनस का 2y। अब एक काम करो, सब के सब इधर साइड लिख लो, ठीक है। तो माइनस का 6x, ऐसे तो 34 भी नहीं, माइनस का 10y, माइनस का 50 प्लस का इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस का इधर का प्लस हो जाएगा 14x, और ये प्लस का इधर हो जाएगा बराबर जी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इतने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 34 प्लस का है, माइनस का 50 है, और तो कुछ नहीं है ना वैसे डाल दीजिए। तो 50 में 34 घटा दो, कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ ज़रा? 6 और 6 हो गया, और यहाँ क्या बचा? 4, 4 में 3 घटा देंगे 3, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक हो गया। 4 में 3 घटा के 1 आए, समझ के माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या। उसके बाद क्या बचा आपके पास? माइनस का 6x और प्लस का 14x। तो प्लस माइनस, माइनस 14 में 6 घटा दो, यहाँ 8 आएगा, लेकिन 8 यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ज़्यादा संख्या, ठीक है। और माइनस का 10y है, अब प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 10 घटा देंगे 8 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। इसका रीज़न है क्योंकि माइनस की इस बार ज़्यादा संख्या है। एक काम करो, 16 को आप उधर पहुंचा सकते हो, या फिर ऐसा कर लो, चलो पहुंचा दो। 8x माइनस 8y इक्वल्स टू प्लस का 16, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 8 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, 8 से 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर 2। तो ये आपका रिलेशन आ गया x और y में, गुणा में था ना, भाग में चला गया, ठीक है। तो x और y में रिलेशन आ गया आपका, x माइनस वाई बराबर 2 होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल था, समझ गए मेरी बात। उसने कहा कि जो बिंदु x, y होगा वो a और c बिंदु जो 3, 5 और 7, 1 से समान दूरी पर हैं, तो उस कंडीशन में मुझे बताना था कि इसका रिलेशन क्या होगा। मुझे बताना था, तुम्हें ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया क्या है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर ऑफ 5th पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है आपके पास? एग्जाम्पल 5 आपका आखिरी एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट होगी आपकी 7.1। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष, अच्छा मुझे बताओ y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष। मुझे बताओ y अक्ष के निर्देशांक, यानी y अक्ष पर जो बिंदु होंगे उसके क्या निर्देशांक होंगे। यानी ये वाला, जैसे ये बिंदु की बात करें, ये वाला बिंदु y, ये सब y के अक्ष पर ही तो बिंदु स्थित हैं, तो इनके निर्देशांक क्या होंगे? क्या इसमें y की जगह पर क्या इसमें x आएगा? इसमें क्या इसमें x की वैल्यू होगी? इसमें होगी? किसी में भी x की वैल्यू नहीं होगी। नहीं, y पर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर केवल y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, निर्देशांक लिखने का तरीका क्या? पहले x की वैल्यू लिखी जाती फिर y की। तो y पर क्या x का मान है इस लाइन पर? नहीं है, तो क्या इस y पर x की वैल्यू है? नहीं है, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा आपका? 0, और y की वैल्यू तो होगी, इसको मैं y लिख दूँ, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सही है। अगर मैं इसी में देखता हूँ x अक्ष के निर्देशांक देखूँ, यानी x अक्ष पर निर्देशांक देखूँ, तो x अक्ष पर केवल x की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू की? केवल x की, और y आपका 0 होगा। तो इसका मतलब इस लाइन पर केवल x के तो मान लिखे जाएंगे ना, तो यानी x के मान होंगे लेकिन y आपका 0 होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्योंकि पहले x का लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है वैल्यू। तो मतलब क्या हुआ कि x अक्ष के निर्देशांक होंगे आपके x, 0, और y अक्ष के हो जाएंगे 0, y। y अक्ष की बात चल रही तो y पर केवल y अक्ष की बात चल रही है, यानी y के मान की बात चल रही है, x वहाँ पर कुछ ना हो।
यानी x से 0 होगा, और x अक्ष की बात चल रही है तो इसका मतलब केवल वहाँ x के बिंदु की बात चल रही है, वहाँ पर y आपका क्या होगा, 0 होगा। आप इस चित्र से देख सकते हो। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 5, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। यानी इस y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु हमको पता करना है जो बिंदु 6,5 इधर साइड होगा, इधर देख लो 6,5, चलो इधर लिख देता हूँ 6,5, जिसको मैं a कह दे रहा हूँ, और -4,3, -4,3 यहाँ पर होगा, x का -4 है ना, -4, चलो इधर ही लिख देता हूँ -4,3, कहीं भी लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये -4,3, जिसको मैं कौन सा बिंदु दे रखा है इसमें, b दे रखा है, ठीक है। इससे वो समान दूरी पर है कह रहा है। चित्र आप कैसे ही बना लो, बट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ p दे देता हूँ, चलो ना, ये y अक्ष का बिंदु हमने 0,y। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से समान दूरी पर है। तो यानी पर अगर मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा लिखा, माना y अक्ष का बिंदु क्या मान लिया, p क्या है वो 0,y, यही तो है। अब यहाँ से मुझे एक ऐसा बिंदु पता करना है जो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बिंदु तो पता कर लिया ना, ये है मान लिया, तो इसका मतलब इसकी दूरी इसके साथ और इससे इसकी दूरी दोनों क्या होंगे, इक्वल। यानी PB की दूरी बराबर किसकी होगी, PA की दूरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो कहा है उसने, समान दूरी पर होंगे, समदूरस्थ होंगे। तो PB की दूरी अंडर रूट से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छी तरह मालूम है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी 0 माइनस x1 यानी -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था, एक माइनस ये है, और y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है y, और y2 कितना है y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर PA की दूरी निकाल दो जरा, PA x2 यानी 6 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस x2 इसको लेगा तो y2 इसको लेना पड़ेगा, y2 यानी 5 है, माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करना क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है मेरे को। तो स्क्वायर रूट हट के देखो कितना आ जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, प्लस ये आपका आ जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये आ जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर जरा फॉर्मूला लगाओ, ये 16 तो वैसे ही रहेगा, y - 3 कितना हो गया, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2a आपका y है और 3, तो 3 दूनी 6 y हो जाएगा 36, आपका ऐसे लिखेंगे। a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2 पहले से होता है 5, 5 दूनी 10 और y यानी 10y ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो y स्क्वायर से आप y स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, इक्वल साइन है इक्वल टू में, और बचा क्या देखो 16 और 9 कितना हो गया 25, माइनस 6y इक्वल्स टू 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। ये 61 हो जाएगा आपका, और ये माइनस का 10y हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 10y इधर, y वाला इधर साइड और x वाला इधर साइड, बाकी बचे जो बिना x वाले बिना y वाले हैं मतलब। तो यहाँ से आप देखो माइनस का 6y है, और माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 61, और ये प्लस का यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, ये सही है। तो माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 4y, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ज़्यादा संख्या है। तो ये आपका 61 में 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में 2 घटाएंगे 3, 36 आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू 4 से डिवाइड होगा, 4 9 36, तो y इक्वल्स टू 9।
तो y अक्ष के निर्देशांक या y अक्ष का निर्देशांक कितना आ जाएगा 0,9। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आंसर चेक कर लो एक बार। 0,9 आया समझ में? यानी y अक्ष का कौन सा बिंदु होगा जहाँ से इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी इक्वल होगी, वो क्या होगी आपके 0,9। तो इस प्रकार से हमने आपके सारे एग्जाम्पल आज कंप्लीट करे, एग्जाम्पल 1 to 5। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन लेंगे 7.1 एक्सरसाइज के। तब तक आप इन एग्जाम्पलों को देखिए और इससे बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज के, क्योंकि सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, कोई अलग हट के क्वेश्चन नहीं है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वरना फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के 7.1 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जितना पढ़ा रखा उतना पढ़िए। ठीक।